भैया मिडिल क्लास के लिए तो बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, सबके ईएमआई कम हो जाएंगे, पैसे की बचत होगी, और पैसे की बचत होगी तो फिर मजे ही मजे। ये कैसे होगा पूरा समझाता हूं डिटेल में। देखो आरबीआई ने रेपो रेट कम किया है। अब रेपो रेट होता क्या है, आरबीआई क्यों रेपो रेट कम करती है, ये सब मुद्दा बहुत डिटेल में समझाऊंगा। फिर आज कुछ हाईलाइट दे देता हूं। रेपो रेट का फंडा क्या होता है ये समझाऊंगा आज। लोन सस्ते हैं, कैसे लोन सस्ते हुए हैं, ईएमआई हमारी घटेगी कैसे घटेगी, ये हम बात करेंगे। अच्छा, इसकी वजह से भारत के कौन कौन से सेक्टर इंपैक्ट होंगे। अगर स्टॉक मार्केट में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपके चक्षु तेज हो जाने चाहिए इन सेक्टर का नाम सुन करके, तो वो सेक्टर में बताऊंगा आपको। नुकसान किसको होगा, कुछ लोग को नुकसान भी होगा इससे, किसको होगा बताऊंगा। शेयर मार्केट पर इसका इंपैक्ट क्या होगा, ओवरऑल मार्केट पर, ये भी हम आज बात करेंगे। ठीक है भैया, तो ये कुछ हेडलाइन है, पहले हेडलाइन भी दे देता हूं फिर हम डिटेल में समझेंगे। पहली चीज, आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने देश को दिया है तोहफा। कौन है संजय मल्होत्रा, ये है संजय मल्होत्रा चाचा। ये बेसिकली बड़े अच्छा चाचा हैं, दिसंबर से ही आए हैं ये आरबीआई में, और दिसंबर से जब से आए हैं 3 बार रेट कट कर चुके हैं। रेट कट क्या होता है समझाऊंगा अभी, पहले ये बता दूं, इन्होंने देश को 3 बार तोहफा दे दिया है जब से आए हैं ये। ठीक, ये कुछ न्यूज भी चल रही है, आपने देखा भी होगा। उसके बाद फरवरी और अप्रैल में आरबीआई 2 बार 25-25 बेसिस पॉइंट का रेट कट पहले ही ये कर चुकी थी। अब तीसरी बार बवंडर वाला रेट कट हुआ है 50 बेसिस पॉइंट का। क्या होता है ये भी समझाऊंगा, टेंशन नॉट। 6 जून को रेपो रेट में आरबीआई ने चौंकाने वाला 50 बेसिस पॉइंट का कटौती कर दिया है। इसके साथ ही कैश रिजर्व रेशियो में भी 1% की कटौती करी है, ये 4% से 3% हो गया है। ये सीआरआर में भी इस बार कमी आई है। पिछली बार जब 2 बार घटाया गया था, रेट कट कम हुआ था, तो सीआरआर में कमी नहीं आई थी। सीआरआर क्या होता है समझाता हूं, ये सब समझाऊंगा आगे, टेंशन नॉट। अब शुरू से चलते हैं कि रेपो रेट होता क्या है। आपको नहीं पता रेपो रेट तो समझा देता हूं चाचा। रेपो रेट का फुल फॉर्म होता है रीपर्चेज रेट, यानी कि बैंक हमको लोन देता है, बैंक के पास पैसा होता है तो बैंक हमको लोन देता है, लेकिन कई बार बैंक को भी पैसे की जरूरत पड़ती है, तो बैंक पैसे कहां से लेता है, आरबीआई से पैसे लेता है। अच्छा, आरबीआई से पैसे लेता है तो आरबीआई तो कोई चाचा फूफा लग नहीं रहा बैंक का, वो भी कमाई करेगा ना बैंक से। तो बैंक से वो जो पैसा, जिस इंटरेस्ट पे आरबीआई बैंक को पैसा देता है, उस इंटरेस्ट को कहते हैं रेपो रेट। और जब रेपो रेट घटाया गया है तो इसका क्या मतलब होता है, आरबीआई अब सस्ते इंटरेस्ट पे, कम इंटरेस्ट पे बैंकों को पैसा देगी। अब जब बैंकों को कम इंटरेस्ट पे पैसा मिलेगा तो बैंक किसको पैसा देती है, हमारे और आपसे जैसे लोगों को, कंपनियों को, बिजनेसमैन को, तो उनको फिर सस्ता लोन पड़ेगा, तो उनकी ईएमआई घट जाएगी। तो आरबीआई रेपो रेट घटने से ये फायदा होता है। ठीक है, रेपो रेट समझ में आ गया। रेपो रेट को कम करने का मतलब होता है आरबीआई बैंकों को कम ब्याज दर पर पैसा उधार देगी। जब भी देश की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने की जरूरत होती है तब यह रेपो रेट घटाया जाता है। अब क्या क्या कारण होता है जिसकी वजह से यह रेपो रेट घटता है, यह जरा विस्तार में आपको समझाता हूं। सबसे पहली चीज, इकोनॉमिक स्लोडाउन या रिसेशन। हालांकि इन दिनों जो माहौल चल रहा है, इकोनॉमिक स्लोडाउन जैसा ऐसा कुछ नहीं है, रिसेशन ठीक है, नॉर्मल है अभी जीडीपी वगैरह। लेकिन जीडीपी को और बूस्ट करने के लिए, इकोनॉमी को और बूस्ट करने के लिए यह रेपो रेट घटाया जाता है, ताकि मार्केट में पैसा ज्यादा आए, लोग ज्यादा लोन लेकर के अपना कामकाज कर पाए भैया। तो यह फायदा होता है, ये इसकी वजह होती है। दूसरा कारण होता है डिमांड को बढ़ावा देना। डिमांड, जरूरत, सस्ता लोन लोगों को मिलेगा। अब सस्ता लोन लोगों को मिलेगा तो लोग घर खरीदेंगे, ज्यादा से ज्यादा गाड़ी खरीदेंगे, खर्चा बढ़ेगा, प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे। इससे क्या होगा, मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी, चारों तरफ सारी कंपनियों का सेल बढ़ेगा। ठीक, अगला कारण होता है इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करना। अब अगर लोन सस्ता होगा, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको कम इंटरेस्ट पे अगर लोन मिलेगा, वो ज्यादा लोन लेकर के देश के लिए ज्यादा काम कर पाएंगी। अब जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनको अपना प्लांट लगाने के लिए, उनको मशीनरीज खरीदने के लिए बैंक से लोन चाहिए, तो लोन उनको सस्ता मिलेगा तो वो ज्यादा खरीद पाएंगे, ज्यादा मशीनरीज, ज्यादा इंफ्रा डेवलप कर पाएंगे, तो देश की प्रगति होगी इससे भैया। अब उसके बाद लोन को सस्ता कर देना एक पर्पस डायरेक्टली ये होता है, रेपो रेट घटा तो बैंक के लिए बोरोइंग भी सस्ती होगी, तो बैंक के पास ज्यादा पैसा आएगा कस्टमर को लोन देने के लिए। अब इमेजिन करो बैंक के पास 1 करोड़ रुपया है। अब 1 करोड़ रुपया है तो भैया 1 करोड़ में कितने लोगों को लोन देगी। लेकिन अगर ऐसा हो जाए बैंक के पास 3 करोड़ रुपया आ जाए तो ज्यादा लोगों को लोन दे पाएगी। अब ये 1 करोड़ का 3 करोड़ कैसे होगा, आरबीआई से लेगी। अच्छा, आरबीआई और सस्ता दे रही है तो बैंक खुल के आरबीआई से लोन ले पाएगी और वो लोन आगे अपने कस्टमर्स को दे पाएगी। ठीक है, उसके बाद लिक्विडिटी बढ़ता है भैया।
अगर बाजार में कैश की कमी हो जाए तो रेपो रेट कम करके लिक्विडिटी बढ़ाई जाती है। कई बार क्या होता है, बाजार में कैश कम करने का मतलब आप बैंक में कैश कम होने को समझ लो। बैंक में ही अगर पैसा कम है तो बैंक लोन दे पाएगी? नहीं दे पाएगी। इसीलिए लिक्विडिटी बढ़ाने का मतलब, अच्छा इस बार मैंने जो सीआरआर के जिक्र करा कि पहली बार हुआ है कि सीआरआर में 1% की कमी हुई है। अब सीआरआर क्या होता है? सीआरआर का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। मतलब बैंक में जो कैश रिजर्व रहता है उसका रेशियो क्या है। अभी तक जो रूल था कि बैंक अपने पास 4% पैसा रखेगी, बाकी 96% पैसा आप धंधे के लिए मतलब लोन वोन दे सकते हो, लेकिन 4% पैसा बैंक में होना चाहिए। यह रूल था कि भैया सारा पैसा बाहर लोन में ना दे देना, तुम्हारा कोई जरूरत पड़े, इमरजेंसी आए तो बैंक के पास पैसा ना हो पता चले। अब क्या किया गया है कि ये 4% को घटा करके 3% कर दिया गया है। अब बोला गया है कि 4% बैंक को रखने की जरूरत नहीं है, 3% रखोगे तो भी काम चलेगा। तो ये और खुशखबरी हो गई। अब इससे क्या होगा कि भैया 2.5 लाख करोड़ की लिक्विडिटी आ गई। 2.5 लाख करोड़ की लिक्विडिटी आने का मतलब, जब 1%, पहले 4% बैंक को अपने पास रखना होता था, अब 3% रखना है, तो वो 1% का मतलब 2.5 लाख करोड़ बैंक लोन और दे सकती है। मतलब मार्केट में और ज्यादा पैसा आएगा, मतलब लिक्विडिटी बढ़ गई। तो ये पिछली बार नहीं हुआ था, पिछली 2 बार नहीं हुआ था, पहली बार हुआ है। ठीक है भैया, और समझा पा रहा हूं मैं? जो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि एक बेहतरीन समझा रहे हो भैया, क्या समझाते हो, गजब, ऐसा कोई समझाता ही नहीं है। अब देखो हुआ क्या है, 6 जून से जो हुआ है, रेपो रेट हो गया 5.50%, नया रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट 3.35% ही है। अच्छा, 2 रेपो रेट होता है, एक रेपो रेट जो आरबीआई बैंक को पैसा देती है, रिवर्स रेपो रेट बैंक भी आरबीआई को पैसा देती है। आप कहोगे बैंक क्यों देगी? अरे कई बार बैंक के पास सरप्लस पैसा होता है, कोई लोन लेने मांग नहीं आ रहा, क्या करें भैया, अरे आरबीआई तुम ले लो यार। अच्छा, आरबीआई ले लेगी तो अब फूफा चाचा वाला रिलेशन तो है नहीं, आरबीआई भी इतना ब्याज देगी बैंक को। आरबीआई कम देगी, आरबीआई कहेगी हमको तुम्हारी जरूरत है नहीं, तुम दे रहे हो तो फिर भी हम तुमको दे देते हैं कुछ। तो इतना रिवर्स रेपो रेट इसको कहते हैं। बेनिफिट क्या होने वाला है भैया? सस्ता लोन मिलेगा, ईएमआई में राहत मिलेगी, बैंकों के पास ज्यादा कैश होगा, सीआरआर भी घटा है जैसा बताया अभी आपको, बिजनेस और कंजम्पशन दोनों में तेजी आएगी, आर्थिक विकास को बूस्ट पड़ेगा, कुल मिलाकर के देश की जीडीपी और बढ़ेगी, हमारा देश आर्थिक रूप से और ज्यादा मजबूत होगा। नुकसान किसको होगा? सर नुकसान होगा सबसे पहले महंगाई बढ़ने का खतरा, तुरंत नहीं होगा, कैसे होगा अभी आपको समझाता हूं। दूसरा नुकसान हो सकता है फिक्स डिपॉजिट से रिटर्न कम हो सकते हैं। अब एफडी की बात आई गई है तो अब उन लोगों की बात कर लेते हैं जो फिक्स डिपॉजिट एफडी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जब आरबीआई की रेपो रेट घटती है ना, तो उसके 2-3 हफ्तों में ज्यादातर बैंकों की एफडी का इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाता है। तो मतलब आपका इंटरेस्ट आपको एफडी पे कम मिलेगा, ये बात जान लो। तो अगर आज कोई बैंक आपको 9.1 एफडी का इंटरेस्ट रेट दे रहा है और आपने अभी इन्वेस्ट कर दिया, तो यह हाई रिटर्न आपको पूरे टेन्योर तक मिलता रहता है। भले ही बाद में रेपो रेट और नीचे चला जाए, लेकिन एक बार एफडी बुक हो गया तो आपका इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होता। लेकिन अगर आपने 2-3 हफ्ते वेट किया तो आज जो हाई एफडी रेट मिल रहा है आपको, वो शायद गायब हो जाएगा चाचा। तो अगर एफडी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो ये सही टाइम है। डोंट वेट, अगला और ज्यादा फॉल होने का वेट ना करो। अब सवाल यह आता है कि ऐसे हाई इंटरेस्ट देने वाले बैंक ढूंढे कहां? तो इसका आंसर है स्टेबल मनी ऐप। देखो भैया, इस ऐप से आप 200 से ज्यादा बैंकों के एफडी रेट्स कंपेयर कर सकते हो एक स्क्रीन पर। जो बैंक सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा हो उस पर इन्वेस्ट कर सकते हो। डायरेक्टली ऐप से एफडी बुक कर सकते हो। ब्रांच जाने और सेविंग अकाउंट खुलवाने का कोई टेंशन नहीं है। जब जरूरत हो ऐप से ही विड्रॉ मार दो भैया। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहां पर 1000 रुपए से शुरू हो जाता है। और आज की तारीख में 15 लाख से ज्यादा यूजर्स इस ऐप का यूज कर रहे हैं। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि एफडी में इन्वेस्ट करने का यह परफेक्ट टाइम है, बाद में पछताना मत, अभी इन्वेस्ट कर डालो। स्टेबल मनी ऐप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दिया है। अच्छा, एक बात ध्यान से सुनिए। अब आप ये सोच रहे होंगे, क्या वाकई बैंक 9.1 इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं एफडी पर? तो जवाब है हाँ भैया, कुछ बैंक आज भी इतना हाई इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं आपको एफडी पर। लेकिन अगला सवाल, क्या ये बैंक सेफ है? एब्सोल्युटली, क्योंकि आपके एफडी पर 5 लाख तक की इंश्योरेंस भी मिलती है आरबीआई के डीआईसीजीसी के जरिए। सो अगर आप 15 लाख इन्वेस्ट करना चाहते हैं
तो ऐसे में इसको आप डिवाइड कर सकते हो, 5 लाख एक बैंक में, 5 लाख दूसरे में, बाकी 5 तीसरे बैंक में, ताकि हर एफडी आपका इंश्योर्ड रहे और आपका पैसा पूरी तरीके से सेफ रहे। अब समझते हैं कि किस सेक्टर को भैया फायदा होगा। स्टॉक मार्केट वाले आ जाओ इधर। सबसे पहले BFSI, बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर वाले जो है, पैसे के लेन देन वाले सेक्टर वाले जो भी काम है, बैंकिंग हो गए, फाइनेंशियल कंपनीज इंस्टीट्यूशन हो गई। देखो लोन डिमांड बढ़ेगी, ब्याज से कमाई बढ़ेगी। जितना ज्यादा जनता को लोन मिलेगा उतना ज्यादा कमाई बैंक की भी होगी। बैंक की कमाई क्या है? इंटरेस्ट से ही तो कमाती है बैंक। तो ज्यादा लोन होगा तो ज्यादा इंटरेस्ट से कमाई होगी। तो ये जितने बैंकिंग सेक्टर हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाले सेक्टर हैं, ये सब की कमाई बढ़ेगी। स्टॉक भागने का, समझ गए? रियल एस्टेट सेक्टर, आदमी के पास पैसा आएगा तो क्या करेगा? घर खरीदेंगे भैया, बढ़िया वाला घर खरीदेंगे, प्लॉट खरीदेंगे, जमीन खरीदेंगे, कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदेंगे। अब जब प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो क्या होगा? रियल एस्टेट सेक्टर बूम होगा। ठीक है, सस्ते होम लोन से घर खरीदने की डिमांड बढ़ेगी। उसके बाद ऑटो सेक्टर भी बढ़ेगा, पैसा आएगा आदमी के पास, EMI कम हो जाएगी, पैसा बचेगा। तो आदमी पहले 2 व्हीलर खरीदने का सोच रहा था, अब 4 व्हीलर खरीदेगा, स्कूटर खरीदेगा, बाइक खरीदेगा। तो ऑटो सेक्टर कुल मिलाकर के बूम करेगा। इंफ्रा और कैपिटल गुड्स, इंफ्रा और कैपिटल गुड्स वाली कौन सी कंपनियां होती है? जो इंफ्रा डेवलप करती है, L&T जैसी कंपनी या और भी इंफ्रा वाली जैसी कंपनी है जो कैपिटल गुड्स, बड़ी बड़ी मशीनरीज, बड़े बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पर काम करती है। ये बड़े ज्यादा प्रोजेक्ट उठा पाएंगी, सस्ते लोन मिल रहे हैं ना, मशीनरीज, इंफ्रा के जो इक्विपमेंट होते हैं, टूल्स होते हैं, वो सब ज्यादा ले पाएगी। उसके बाद MSME सेक्टर, छोटे कारोबारियों को सस्ते कर्ज मिलने की उम्मीद है। तो जब सस्ता कर्ज मिलेगा उनका भी धंधा बढ़ेगा। अब ध्यान से समझिए, अब ये आपका मतलब की बात तो सारी थी आपकी, लेकिन अब असली सवाल का आंसर आपका आएगा। EMI कितना घटेगा ये बताओ। मेरा 50 लाख का अगर लोन चल रहा है तो कितना घट जाएगा EMI, या अगर मैं EMI बढ़ा दूं तो कितने टाइम में मेरा लोन खत्म हो जाएगा, कितने की सेविंग होगी, कितने का समय बचत होगा, ये सब फंडा डिटेल में समझाता हूं। सर देखो अभी क्या हुआ है, पुराना जो रेपो रेट था वो 6% था, नया रेपो रेट जो हो गया है 5.50 हो गया है। अच्छा, बैंक का स्प्रेड माना जाता है 2%। बैंक का स्प्रेड मतलब बैंक का मार्जिन, कमाई। 5.50% पे तो RBI से बैंक पैसा ले रही है, इतना इंटरेस्ट पर। तो क्या इतना ही इंटरेस्ट पर हमको दे देगी बैंक? नहीं। तो फिर बैंक क्या कमाएगी? तो बैंक 2% मार्जिन अपना रखेगी। इसी 2% मार्जिन को, इसी 2% कमाई को हम कह देते हैं बैंक स्प्रेड। और यह अज्यूम किया गया है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है। बैंक रेपो रेट के ऊपर ये एक मार्जिन जोड़ते हैं। अच्छा अब समझो, होम लोन इंटरेस्ट रेट, सर अगर पहले 6% था, 2% ऐड करो, मतलब 2% जो बैंक की कमाई है, तो बैंक आपको कितने पर दे रहा था? लगभग 8% पर होम लोन दे रहा था। अच्छा, मैं होम लोन की बात क्यों कर रहा हूं? सर होम लोन की बात इसलिए कर रहा हूं कि होम लोन के अलावा कोई भी दूसरा लोन, पर्सनल लोन, आपका एजुकेशन लोन या और भी घूमने फिरने वाला लोन, जो भी नए नए तरह के लोन आ गए हैं, वो सब फिक्स होते हैं। फिक्स होने का मतलब आज आपको अगर 9% पे लोन दिया गया है, कल को रेपो रेट घट भी गया तो 9 ही रहेगा, वो नहीं हिलने वाला। होम लोन एक बड़ा लोन होता है, होम लोन लंबे समय तक अमाउंट बड़ा होता है, तो होम लोन हमेशा फ्लेक्सिबल होता है। हालांकि जब आप होम लोन लेते हैं तो वहां पर चूज करने का आपके पास ऑप्शन होता है कि आप फ्लेक्सिबल ले रहे हैं या फिक्स ले रहे हैं। फिक्स क्या होता है कि रेपो रेट घटे बढ़े फर्क नहीं पड़ता, उतना ही रहेगा आपका। लेकिन फ्लेक्सिबल बाय डिफॉल्ट होता है। फ्लेक्सिबल होने का मतलब कल को रेपो रेट घटा तो आपकी EMI घट जाएगी, कल को रेपो रेट बढ़ा तो आपकी EMI बढ़ जाएगी, दोनों होता है। तो अभी रेपो रेट घटा है तो आपकी EMI घटेगी। तो इसलिए हम होम लोन की बात कर रहे हैं। पहले क्या था? 6% रेपो रेट था, 2% बैंक की कमाई, तो 8% पे आपको होम लोन मिल जा रहा था। अभी क्या हुआ है? 5.5% हो गया है रेपो रेट, 2% बैंक की कमाई, तो 7.50 पर होम लोन आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि यही फिक्स है, हर बैंकों का थोड़ा बहुत इधर उधर होगा भैया। कोई आपको 8.25 भी देगा, कोई 8.1, 8.2 भी देगा, मोटा मोटी, लेकिन यही रहेगा। अब हम ये समझते हैं कि सर अगर आपका 50 लाख रुपए का लोन है तो आपकी एनुअल सेविंग कितनी होगी, मंथली सेविंग कितनी होगी, EMI कितनी घटेगी, ये एक टेबल बना करके मैंने आपको समझाया है। ये 50 लाख का लोन का मैंने एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसे ही आपका 60 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, जितना भी है, आप इस हिसाब से आइडिया भी लगा सकते हो। सर मान लेते हैं 10 साल का अगर आपका होम लोन है, 10 साल के तो वैसे कम ही लोग लेते हैं, लेकिन मान लेते हैं अगर 10 साल का आपका होम लोन है तो उस हिसाब से 60,000 की अगर EMI पहले जा रही थी, 60,664 है, तो अब आपकी नई EMI 59,351 के आसपास हो जाएगी। ऐसे में मंथली बचत, हर महीने का जो आपका सेविंग होगा EMI घटने की वजह से,
1300 रुपए के आसपास आपकी मंथली सेविंग होगी, सालाना लगभग 15,500 रुपए आप बचा पाओगे। कितना बढ़िया काम किया ना आरबीआई ने, है? बड़ा हम लोग गालियां देते हैं, अरे सरकार कुछ कर नहीं रही, कुछ खाओ नहीं रहा, हमारा पैसा नहीं बच रहा है, महंगाई बढ़ रही है। अब दिलो, अब तो पैसा बच रहा है। अच्छा, 15 साल का अगर लोन है तो ऐसे ही 47,788, मतलब ये मैंने लिख दिया, मैं सीधा 20 साल पे आ जाता हूं, क्योंकि अमूमन तौर पर ज्यादातर लोग 20 साल के लिए होम लोन लेते हैं। सर 20 साल की अगर बात करो तो 41,822 रुपए के आसपास आपका ईएमआई जा रहा था, अब जाएगा, कहां गया, 40,280, 1,500 रुपए के आसपास मंथली बचत होगी, 18,500 रुपए के आसपास सालाना आपकी बचत हो जाएगी। 18,500 सालाना अगर बचत हो जाए तो भाई नया कोई पॉलिसी ले लेना अपने लिए, कोई टर्म इंश्योरेंस ले लेना, कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले लेना। मैं बहुत बात करता हूं इसके बारे में, हर वीडियो में लिंक देके रखता हूं मैं, बहुत जरूरी चीज है। एसआईपी करो ना करो, लेकिन इंश्योरेंस जरूर लेना, क्योंकि कल को कुछ हुआ आपके साथ तो परिवार को फाइनेंशियल बर्डन ना आए। ठीक है, तो भैया एक नया टर्म इंश्योरेंस, एक नया मेडिकल इंश्योरेंस के लिए आपका पैसा आरबीआई ने दे दिया आपको, तो ये ना छोड़ना। उसके बाद अगर 50 लाख का लोन है, सर मेरा पहले ईएमआई कितना जा रहा था, अब ईएमआई कितना जाएगा, और उसकी वजह से मेरा सेविंग कितना होगा, जरा ये बताओ। बिफोर आफ्टर मैं आपको बता चुका हूं, मैं सीधा सेविंग पर आता हूं। 10 साल का अगर लोन है तो सर आपका मोटा मोटी बचत हो जाएगा 1.82 लाख, मतलब 2 लाख रुपए के आसपास पूरे में टोटल में बचत हो जाएगी। मैं सीधा 20 साल की बात करता हूं तो 20 साल में आपका टोटल बचत लगभग 8 लाख रुपए के आसपास हो जाएगा। 8 लाख रुपए जो बैंक को जाने वाला था अब आपके पास रहेगा। और कुछ सिनेरियो लिया है मैंने। अब ऐसा सिनेरियो है कि भैया आप कहते हो कि नहीं मेरे को ईएमआई बढ़ाना है, ईएमआई ज्यादा दे करके मैं जल्दी लोन क्लोज खत्म कर दूं। पहले तो सस्ता हो ही गया है, ईएमआई वैसे ही कम हो गया है, लेकिन आप कहते हो नहीं मैं कम ईएमआई नहीं 10% और ईएमआई बढ़ा करके बैंक को दूंगा ताकि मेरा लोन जल्दी खत्म हो जाए, मैं जल्दी फ्री हो जाऊं। अगर ऐसा चाहते हो तो कितना करना पड़ेगा ये भी समझा देता हूं। सर वही 50 लाख का लोन का एग्जांपल है, पहले 8% पे था। अगर मैं 10 साल की बात करूं, हालांकि आप इसका स्क्रीनशॉट फोटो ले सकते हो, ठीक, मैं 10 और 20 की बात करता हूं डायरेक्ट। 10 साल की बात करूं, 8% जो पहला वाला था उसके हिसाब से 60, 60.5 के आसपास जा रहा था आपका ईएमआई। 10 साल की बात, 22 लाख रुपए आपको पहले इंटरेस्ट भरना पड़ रहा था। कितने पे लोन पे? 50 लाख के लोन पे 22 लाख आप इंटरेस्ट भर रहे थे। अब आप कहते हो नहीं भैया 7.5 तो मेरा हो गया है, लेकिन मैं 10% बढ़ा के ईएमआई दूंगा क्योंकि मुझे जल्दी खत्म करना है। तो पहले 60,000 दे रहे थे अब आप 66,000 दो। नया टेनियर जो आपका बनेगा वो 8.5 साल में आपका लोन खत्म हो जाएगा। 10 साल का टेंशन नहीं। और जो पैसे की भी बचत होगी वो तकरीबन 4.25 लाख रुपए का पैसे का बचत भी होगा। ठीक, अब इसी तरीके से मैं 20 साल की अगर बात करूं तो 20 साल में पहले जो 8% था, अब पहले आप 41,000 रुपए के आसपास ईएमआई दे रहे थे। अब वो नया ईएमआई आपका जो कि आपने 10% बढ़ाया है अपनी मर्जी से, तो 46,000 रुपए के आसपास हो जाएगा। आपका जो इंटरेस्ट जाएगा वो तकरीबन 34 लाख के 34 लाख ना, हाँ 34 लाख, और बचत हो जाएगी 16 लाख के आसपास। अच्छा, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मैं ईएमआई क्यों बढ़ा के दूं? सर वो इसलिए कि कई लोग ऐसे होते हैं कि लोन एक जंजाल की तरह होता है, कर्ज एक बर्डन की तरह होता है, जल्दी फ्री होना चाहते हैं, और चाहिए भी, क्यों नहीं, जल्दी फ्री हो गए तो दूसरे बाकी जहां रिस्क लेने की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, पैसा कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मैं लोन अपना खत्म कर दूं, ईएमआई थोड़ा सा बढ़ा लूं, भैया पॉकेट पे बर्डन आ जाए, थोड़े दिन कॉम्प्रोमाइज करके रह लेंगे मेरा लोन, लेकिन जल्दी खत्म हो जाए। इसलिए ये सिनेरियो की बात कर रहा हूं। अब उसके बाद कुछ नया सिनेरियो की बात करता हूं सीधा मैं इस पे। अच्छा हाँ, ये रहा सर सिनेरियो। ये है कि इंटरेस्ट ड्रॉप हुआ है 9% से 8%, मान लो। अब 9% कहां से आ गया? सर सारे बैंक 8 पे नहीं दे रहे थे ना, 8.5, 9 ऐसा भी चल रहा था। 9 बहुत कम का होगा, लेकिन मैंने 9 ले लिया। अब मैं जो पहले वाले 9 थे अब वो घटा करके कहां आए होंगे? 8 पे आए होंगे। ठीक, तो पहले वाले जो 9 थे अब अगर घटा के वो 8 पे आए हैं, जो थोड़े वैसे होते हैं ना ज्यादा आपसे लेंगे, वो अगर आए होंगे, ऐसा वाला अगर बैंक आपका है, तो उस केस में भी सर अगर आपका 30 लाख का आउटस्टैंडिंग लोन बचा है, बचा हुआ लोन अगर 30 लाख का है, तो सर मंथली आप 1,900 रुपए के आसपास बचा लोगे वहां भी, और टोटल जो आप बचाओगे इंटरेस्ट वाले में टोटल 5 लाख के आसपास वहां भी बचा लोगे। ऐसे ही 50 लाख का अगर आपका है तो आप महीने का 3,000 के आसपास बचाओगे, टोटल में 8 लाख के आसपास आप वहां भी बचा लोगे। एक और सिनेरियो ले लेता हूं कि इंटरेस्ट ड्रॉप हुआ है 9% से 8%, ईएमआई अगर आपने चेंज नहीं किया, उतना ही ईएमआई दे रहे हो,
आप बैंक को बोल दिया मुझे ईएमआई नहीं घटाना है, मेरा उतना ही ईएमआई जाने दो। आइडियली आपका अगर 5,000 ईएमआई जा रहा था पहले, अब घटने की वजह से आपका हो सकता है कि 4,500 ईएमआई जाने लग जाए, लेकिन आपको बैंक को बोलते हो 4,500 मत करो, 5,000 रहने दो, मतलब ज्यादा जाने दो। इसकी वजह से इंपैक्ट क्या होगा, जल्दी लोन खत्म हो जाएगा। अब ऐसे में अगर आपका आउटस्टैंडिंग होम लोन 30 लाख बचा हुआ है तो सर 3 साल आपका कम हो जाएगा। आप ईएमआई चेंज नहीं कर रहे हो, उतना ही ईएमआई जाने दे। बैंक आपको कह रहा है अरे कम ईएमआई लूंगा तुमसे, आप कहो नहीं कम नहीं, हम तो ज्यादा ही देंगे, हम ज्यादा ही देंगे भाई। तो इस केस में कहेगा बैंक तो 3 साल पहले तुम फ्री हो जाओ, 3 साल पहले आप निपट गए, ठीक है। उस केस में लगभग 10 लाख की बचत भी हो गई, ठीक। ऐसे ही 50 लाख अगर आपका बचा हुआ है होम लोन में, तो सर वहां भी 3 साल पहले आप फ्री हो गए तो वहां 16 लाख के आसपास बचत हो जाएगी। ऐसे ही 75 लाख, 1 करोड़ के केस में 33 लाख की बचत हो जाएगी और 3 साल पहले आप फ्री हो जाओगे, ठीक है। तो ये अलग अलग सिनेरियोज मैंने आपको समझाए, मुझे लगता है बेहतरीन समझा पाया मैं। मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए क्या समझाया गुरु। रेपो रेट आज से पहले पता ही नहीं था, सब समझ में आ गया या जो भी नया समझ में आया आपको, ठीक है। कुछ सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, क्योंकि हो सकता है कि मैं आपके सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में ना दूं, लेकिन किसी ना किसी वीडियो में आपके सवाल में ले ही लेता हूं, ये आपको पता है, ठीक है। बाकी डीमैट अकाउंट खुलवाने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से डीमैट अकाउंट जरूर खुलवाइए। और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स, आजकल मैं ट्विटर पर भी एक्टिव हूं, टेलीग्राम पर भी एक्टिव हो गया हूं मैं, व्हाट्सएप चैनल भी हमारा नया बन गया है, वेरीफाइड है, सबके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। हर सोशल मीडिया हैंडल पर हमसे जरूर जुड़िए भैया। इंस्टा पे जरूर जुड़ना, डेली रील जाता है, डेली रील और अलग अलग वेराइटी के। एक बात और, अगर आपको लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा कि भैया सागर सर से सीखना है, क्योंकि इतना देसी में पूरे यूट्यूब पे कोई समझाता ही नहीं है, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दिया कीजिए कि इस टॉपिक पे हमको सीखना है, तो वो भी आज आपके लिए इंतजाम हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही।